Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss physical geography from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज के इस इन-डेप्थ एक्सप्लोरेशन का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट। हम दुनिया के अलग-अलग कोनों में जाकर वहाँ के मौसम, जंगलों और भौगोलिक परिस्थितियों को समझेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। अगर हम क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के फिगर को देखें तो ये दरअसल लैटिट्यूड्स और कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स का एक बहुत ही साइंटिफिक अरेंजमेंट है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस क्रम को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। अगर हम बिल्कुल नॉर्थ से शुरू करें यानी आर्कटिक सर्कल पर जो 66.5 डिग्रीज पर स्थित है तो हमें कोल्ड जोन मिलता है, राइट? हाँ, इसे आर्कटिक और पोलर टाइप कहते हैं। इतनी भयंकर ठंड में बड़े पेड़ तो पनप नहीं सकते, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से टंड्रा वेजिटेशन, मॉसेस और लाइकेंस पाए जाते हैं। और जब हम वहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब 45 डिग्रीज एन से 65 डिग्रीज एन के बीच, तो कूल टेम्परेट जोन शुरू होता है। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में आप हैं उससे क्लाइमेट बदल जाता है। बिल्कुल सही। अगर आप वेस्टर्न मार्जिन पर हैं तो उसे ब्रिटिश टाइप कहते हैं, जहाँ डेसिजुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये वो पेड़ हैं जो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। और उसी लैटिट्यूड पर अगर आप कॉन्टिनेंट के बीचों बीच यानी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में चले जाएं तो वो साइबेरियन टाइप बन जाता है। यहाँ भयंकर ठंड सहने वाले एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं, वही कोन के शेप वाले पेड़। फिर अगर आप ईस्टर्न मार्जिन पर आएं तो उसे लॉरेंशियन टाइप कहा जाता है, जहां मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये तो हो गया ठंडा इलाका। अब इक्वेटर की तरफ थोड़ा और बढ़ते हैं, 30 डिग्रीज एन से 45 डिग्रीज एन के बीच। ये हमारा वार्म टेम्परेट जोन है। यहाँ भी वही मार्जिन्स वाला लॉजिक काम करता है। हाँ, वेस्टर्न साइड पर मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है। ये अपने मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड श्रब्स के लिए बहुत फेमस है। और इसके सेंट्रल पार्ट में जाएं तो बारिश कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पेड़ों की जगह स्टेप टाइप क्लाइमेट मिलता है। एग्जैक्टली जो मुख्य रूप से स्टेप टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए जाना जाता है। वहीं ईस्टर्न साइड पर बारिश अच्छी होती है तो उसे चाइना टाइप कहते हैं, जहां वार्म वेट फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके बाद हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के पास पहुंचते हैं। 10 डिग्रीज एन से 30 डिग्रीज एन के बीच ये हॉट जोन है। और यहाँ वेस्टर्न मार्जिन पर हवाओं में नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे हॉट डेजर्ट्स बनते हैं और यहाँ डेजर्ट वेजिटेशन मिलती है। सेंट्रल पार्ट में सूडान टाइप क्लाइमेट है, जिसे हम सवाना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। और ईस्टर्न मार्जिन पर जहां हवाएं समंदर से नमी लेकर आती हैं, वहां मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट बनता है, जहां मॉनसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और अंत में ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच यानी 0 डिग्री से 10 डिग्रीज एन और एस के बीच इक्वेटोरियल जोन आता है। इसे हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं और यहीं पर दुनिया के सबसे घने इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस क्लासिफिकेशन ने पूरा बेस तैयार कर दिया है। तो चलिए इसी ग्लोब के सेंटर यानी हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट से अपनी डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये 5 डिग्रीज to 10 डिग्रीज एन एंड एस ऑफ द इक्वेटर के बीच फैला है। अगर हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट फिगर पर नजर डालें तो ये मुख्य रूप से अमेज़न, कांगो, मलेशिया और इंडोनेशिया के लो लैंड्स में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। जैसे ही हम इक्वेटर से थोड़ा दूर जाते हैं तो ऑन शोर ट्रेड विंड्स के प्रभाव के कारण ये क्लाइमेट थोड़ा बदल जाता है। इन विंड्स की वजह से एक मॉडिफाइड टाइप देखने को मिलता है, जिसमें मॉनसूनल इन्फ्लुएंस शामिल होता है। अब यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो नाम से ही पता चलता है कि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली हाई रहता है। पूरा साल गर्मी रहती है। एवरेज मंथली टेम्परेचर्स हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहते हैं, यानी ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस, और मीन एनुअल टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो ऐसे में मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर सूरज सीधा चमक रहा है तो यहाँ भयंकर लू क्यों नहीं चलती? बहुत ही लॉजिकल सवाल है और यही कैच यूपीएससी 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद डेली टेम्परेचर को मॉडरेट करने वाले फैक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, वो कैसे काम करते हैं? होता क्या है कि भयंकर गर्मी से इवेपोरेशन होता है, जिससे भारी क्लाउडीनेस बन जाती है। फिर रोज दोपहर के बाद हैवी प्रेसिपिटेशन होती है, वो भी थंडर और लाइटनिंग के साथ। यही बारिश और बादल डेली टेम्परेचर को हद से ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं। मतलब प्रेसिपिटेशन का पैटर्न भी बहुत खास है। यहाँ हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक। बिल्कुल। ज्यादातर बारिश कन्वेक्शनल रेन के रूप में होती है। हवा गर्म होकर उठी, बादल बने और बरस गए। और जो माउंटेन्स वाले हिस्से हैं वहाँ पहाड़ों से टकराकर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं होता। साल भर बारिश होने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत अधिक यानी 80% से ज्यादा रहती है। और अगर हम रेनफॉल पैटर्न को ग्राफ पर देखें तो अप्रैल और अक्टूबर के इक्विनॉक्सिस के समय, जब सूरज बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, तब डबल रेनफॉल पीक्स आते हैं। इस भारी बारिश और गर्मी का सीधा असर यहाँ की वेजिटेशन पर पड़ता है। और एस्पिरेंट्स यहाँ यूपीएससी 2013 और यूपीएससी 2021 के PYQs का विशेष ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि इसी रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलता है, जिसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। इसका डेंस कैनोपी कवर इतना घना होता है कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अमेज़न के सेल्वास हैं, राइट? एग्जैक्टली। इन जंगलों की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मुख्य रूप से हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि महोगनी और एबनी। इसके अलावा क्रीपर्स का एक पूरा जाल होता है, जिनमें एपीफाइट्स और वुडी क्लाइंबर्स आते हैं। इन वुडी क्लाइंबर्स को लियानास कहा जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं वो मोटी मोटी बेलें जो धूप की तलाश में पेड़ों से लिपट कर ऊपर तक जाती हैं। जमीन पर जहां थोड़ी बहुत रोशनी पहुंचती है, वहां ललांग नाम की टॉल ग्रास देखने को मिलती है। जंगलों के रेन फॉरेस्ट लेयर्स के फिगर का स्ट्रक्चर भी बड़ा अद्भुत है। सबसे ऊपर इमर्जेंट लेयर होती है, जहां कुछ पेड़ छतरी से भी ऊपर निकल जाते हैं। उसके नीचे घनी कैनेपी लेयर होती है,
फिर अंडरस्टोरी लेयर और सबसे नीचे जमीन के पास फॉरेस्ट लेयर। ये डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट इन जंगलों की सबसे बड़ी पहचान है। एक और खास बात यह है कि यहाँ हाई डाइवर्सिटी होती है। इसका मतलब है कि ट्रीज कभी भी प्योर स्टैंड्स में नहीं मिलते। आपको एक ही प्रजाति के पेड़ एक साथ लाइन से नहीं मिलेंगे। एक छोटे से हिस्से में ही सैकड़ों अलग अलग स्पीशीज एक साथ ग्रो करती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जो मुझे हमेशा हैरान करता है वो है यहाँ की सॉइल। इतने घने जंगलों को देखकर लगता है कि मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी, लेकिन असलियत कुछ और है। यही तो यहाँ का जियोग्राफिकल ट्विस्ट है। गर्मी और नमी की वजह से लीफ लिटर किसी भी अन्य बायोम से ज्यादा तेज डिकम्पोज होता है, लेकिन लगातार भारी बारिश के कारण सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाते हैं। ओहो, मतलब सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट बेयर रहता है। बिल्कुल। और अगर इस ओरिजिनल फॉरेस्ट को किसी वजह से क्लियर कर दिया जाए तो वहां जो नया जंगल उगता है वो लेस लग्जरियंट होता है। इस सेकेंडरी फॉरेस्ट को बेलुकर कहा जाता है। अगर हम यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये एक स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ मुख्य रूप से इंडिजिनस पीपल रहते हैं जिनका जीवन हंटिंग एंड गैदरिंग पर निर्भर करता है। इसके साथ ही यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत प्रेवलेंट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसके अलग अलग स्थानीय नाम जरूर याद रखने चाहिए। हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं। मलेशिया में इसे लाडांग कहते हैं, बर्मा में तौंगिया, थाईलैंड में तामराई, और फिलीपींस में काइंगीन, जावा में हुमा, श्रीलंका में चेना, अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा और अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूम कहा जाता है। जहां तक लकड़ी का सवाल है, ट्रॉपिकल हार्डवुड्स बहुत भारी होते हैं, इसलिए यहाँ लंबरिंग डिफिकल्ट होती है। लेकिन इंडस्ट्री एंड क्रॉप्स के मामले में ये रीजन पीछे नहीं है। कोको इंडस्ट्री यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर वेस्ट अफ्रीकन देशों जैसे घाना, कोटे डिवोर और नाइजीरिया में। एस्पिरेंट्स ध्यान दें, इस एग्जैक्ट पॉइंट पर यूपीएससी 2024 में सवाल पूछा जा चुका है। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया में नेचुरल रबर और ऑयल पाम के बड़े बड़े प्लांटेशंस हैं। खेती की बात करें तो यहाँ कोकोनट, शुगर, कॉफी, टी, टोबैको, स्पाइसेस और सैगो जैसी क्रॉप्स खूब उगाई जाती हैं। माइनिंग एंड लाइफ स्टॉक भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। कॉन्गो में कोबाल्ट माइनिंग और ब्राजील व पेरू के अमेजोनियन फॉरेस्ट में गोल्ड माइनिंग होती है। लेकिन अफ्रीका में लाइव स्टॉक फार्मिंग को एक बहुत खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहाँ टित्से फ्लाइज पाई जाती हैं जो नगाना नाम की एक डेडली डिजीज फैलाती हैं, इसीलिए यहाँ पशुपालन बाधित होता है। ट्राइब्स की बात करें तो कॉन्गो बेसिन में पिग्मीज और मलेशिया में औरंग असली प्रमुख हैं। अब PW+ बॉक्स पर आते हैं। इसी अमेज़न के जंगलों से जुड़ा एक बहुत ही अद्भुत फिनोमेना है एरियल रिवर्स। हवा में बहने वाली नदियां। हाँ, होता क्या है कि एक सिंगल लार्ज रेन फॉरेस्ट ट्री इवेपोट्रांसपिरेशन के जरिए हर दिन लगभग 1000 लीटर्स वाटर एटमॉस्फेयर में पंप करता है। वाओ, और फिर ये मॉइस्चर एरियल रिवर्स बनाता है जो ट्रेड विंड्स के जरिए कॉन्टिनेंट के पार पहुंचता है और सदर्न ब्राजील व अर्जेंटीना को रेनफॉल सप्लाई करता है। अमेज़न डिफॉरेस्टेशन इस नेचुरल वाटर पंप को कमजोर करके रीजनल एग्रीकल्चर को सूखा कर रहा है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब हम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की ओर बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन 5 डिग्रीज to 30 डिग्रीज N एंड S ऑफ द इक्वेटर के बीच है। इस रीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ विंड्स का कंप्लीट सीजनल रिवर्सल विटनेस किया जाता है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के फिगर को देखें तो रीजन्स में इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड साउथ चाइना और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यूपीएससी 2014 में इस पर सवाल आ चुका है। इसके मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। ट्रेड विंड्स इक्वेटर क्रॉस करने के बाद कॉन्टिनेंटल लो प्रेशर एरिया की तरफ आकर्षित होती हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट मानसून के रूप में पहुंचती हैं। क्लाइमेट की बात करें तो एवरेज मंथली टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस तक। एवरेज टेम्परेचर समर में अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ सीजन्स बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं। कूल ड्राई सीजन अक्टूबर से फरवरी तक, हॉट ड्राई सीजन मार्च से मिड जून तक और रेनी सीजन मिड जून से सितंबर तक। हैवी रेनफॉल मुख्य रूप से समर्स में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मीन एनुअल रेनफॉल रफली 150 सेंटीमीटर है, लेकिन टेम्पोरल एंड स्पेशल वेरिएशंस होते हैं। वेजिटेशन में यहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलते हैं जिनमें ब्रॉड लीव्ड हार्डवुड ट्रीज होते हैं, जिसका एग्जाम्पल टीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के मुकाबले ये लेस लग्जूरियंट होते हैं और इनमें फ्यूअर स्पीशीज पाई जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी सपोर्ट करता है। यहाँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, इंटेंसिव कल्टीवेशन और इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर में वेट पैडी कल्टीवेशन, लोलैंड कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन, जूट, इंडिगो, कॉटन और हाईलैंड प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस उगाए जाते हैं। कैटल एंड शीप रियरिंग भी प्रेवलेंट है। PW+ बॉक्स में टीक के बारे में एक बड़ा अच्छा फैक्ट है। टीक यानी टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसे किंग ऑफ मॉनसून टिम्बर कहा जाता है, ये वुड, वाटर और टाइम दोनों को डिफाई करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हाई नेचुरल ऑयल एंड सिलिका कंटेंट होता है, जो इसे टर्माइट्स, रॉट और वाटर डैमेज से हाईली रेजिस्टेंट बनाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट्स और सी वाटर एक्सपोजर सहने की क्षमता के कारण ही ब्रिटिश रॉयल नेवी के शिप्स के लिए इसका एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता था। अब चलते हैं ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट की तरफ। यहाँ सारा साल ऑनशोर ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस रहता है। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट फिगर के हिसाब से ये ट्रॉपिकल लैंड्स के ईस्टर्न कोस्ट पर है, जैसे सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, मैडागास्कर, गिनी कोस्ट और ईस्टर्न ब्राजील।
यहाँ के क्लाइमेट में रेनफॉल जो ओरोग्राफिक और कन्वेक्शनल होती है, समर में मैक्सिमम होती है। लेकिन मॉनसून से अलग यहाँ कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होता क्योंकि ऑनशोर ट्रेड विंड्स का प्रभाव रहता है। और ये सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स या टाइफून्स प्रोन क्षेत्र है। वेजिटेशन की बात करें तो रेन फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव्स और कोस्टल वेजिटेशन पाई जाती है। कांस्टेंट मॉइस्चर और वार्मथ के कारण डाइवर्स प्लांट स्पीशीज ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं सवाना और सूडान क्लाइमेट की। ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स और हॉट डेजर्ट्स के बीच का ट्रांजिशनल टाइप है। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट फिगर के अनुसार ये ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच कन्फाइंड है, मुख्य रूप से अफ्रीका में, जहां सूडान, ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका आते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और इंडिया के कुछ हिस्सों में भी मिलता है। साउथ अमेरिका में इन्हें ओलिनोको बेसिन में लैनोस और ब्राजीलियन हाईलैंड्स में कैंपोस कहा जाता है। क्लाइमेट में मीन एनुअल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है और एक्सट्रीम डायर्नल रेंज देखने को मिलती है। रेनफॉल का पैटर्न ऑल्टरनेट हॉट रेनी सीजन एंड कूल ड्राई सीजन है। रेनफॉल समर में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स यहाँ कॉमन है। यूपीएससी 2012 का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंड्स की बात करें तो प्रिवेलिंग विंड्स ट्रेड विंड्स हैं। ये ईस्टर्न कोस्ट पर रेंज लाती हैं, लेकिन इंटीरियर्स तक पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती हैं। एक लोकल विंड है हर्मैटन, जिन्हें डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं। ये ड्राई लोकल विंड्स हैं जो इंटीरियर अफ्रीका से अटलांटिक कोस्ट यानी गिनी की तरफ बहती हैं और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाकर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से रिलीफ या कूलिंग इफेक्ट देती हैं। वेजिटेशन में यहाँ टॉल ग्रास, जिसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं, और शॉर्ट ट्रीज मिलते हैं। डिसिडुअस ट्रीज के ब्रॉड ट्रंक्स होते हैं जो वाटर स्टोरिंग डिवाइसेस का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अकेशिया ट्री। इन ग्रासलैंड्स को बुशवेल्ड या पार्कलैंड कहा जाता है। पोलवर्ड्स जाने पर ट्रीज की हाइट और डेंसिटी कम होती है। डेजर्ट की तरफ सवाना थोनी स्क्रब में मर्ज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे मैले, मुल्गा, स्पिनिफेक्स ग्रास से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेनी ट्रीज अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग विंड्स को नैरो एज एक्सपोज कर सकें। टॉल सवाना ग्रासेस की डीप रूट्स होते हैं और कूल ड्राई सीजन में ये डोरमेंट रहते हैं। PW+ बॉक्स में पायरोफिटिक वेजिटेशन का जिक्र है। सवाना वेजिटेशन पायरोफिटिक है, यानी ये फ्रीक्वेंट फायर्स के प्रति एडेप्टेड है। फायर ट्री ग्रोथ को सप्रेस करती है और डीप रूटेड ग्रासेस को सर्वाइव करने देती है। फायर यंग ट्री सीडलिंग्स को मारकर ग्रासलैंड फॉरेस्ट ट्रांजिशन को रोकती है। जलने के बाद लैंडस्केप भी दिखता है, लेकिन ऐश सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज करती है। वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइब्स की बात करें तो इसे बिग गेम कंट्री कहा जाता है। हजारों जानवर हर साल ट्रैप्ड या किल्ड होते हैं। 2 मेन ग्रुप्स हैं, हर्बिवोरस यानी ग्रास ईटिंग और कार्निवोरस यानी फ्लैश ईटिंग। ट्राइब्स में मसाई जो केन्या एंड तंजानिया में है और हौसा जो नाइजीरिया में है शामिल है। PW+ बॉक्स में एक और टॉपिक है, क्लाउड फॉरेस्ट्स। ये सेंट्रल अमेरिका के हायर एलिवेशंस पर पाए जाते हैं, जहां मॉइस्ट ट्रेड विंड्स उठकर ठंडी होती हैं, जिससे परसिस्टेंट फॉग और मिस्ट बनती है। इस ट्रॉपिकल मॉन्टेन मरीन जोन में क्लाउड्स ज्यादातर समय कैनोपी लेवल पर रहते हैं। प्लांट्स सिर्फ रेनफॉल से नहीं बल्कि लीव्स और मॉसेस के जरिए फॉग से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के प्रति हाईली सेंसिटिव हैं। अब हम आखिरी सेक्शन डेजर्ट क्लाइमेट पर आते हैं। हॉट एंड टेम्परेट डेजर्ट फिगर को देखें तो ये रीजन्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल हैं। ये हॉट डेजर्ट्स यानी सहारन टाइप हो सकते हैं या टेम्परेट या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स जैसे गोबी। पहले हॉट डेजर्ट क्लाइमेट को देखते हैं। इनकी लोकेशन 15 डिग्रीज और 30 डिग्रीज NNS के बीच कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर है। अरिडिटी मुख्य रूप से ऑफशोर ट्रेड विंड्स के कारण है, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन, ईरानियन, थार, कालाहारी, नामिब, मोहावे, सोनोरान और अटाकामा डेजर्ट। क्लाइमेट कंडीशंस में एवरेज समर टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल स्केर्स यानी लेस देन 25 सेंटीमीटर्स और मोस्ट अनरिलायबल होती है। हाई एरिडिटी के कारण क्या है? यूपीएससी 2011 में ये पूछा गया था। 3 कारण है। पहला, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी डिसेंडिंग एयर। दूसरा, ऑफशोर ट्रेड विंड्स। और तीसरा, डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड करंट्स। टेम्परेचर साल भर हाई रहता है। कोस्टल डेजर्ट्स में मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के कारण लोअर टेम्परेचर्स होते हैं, जबकि डेजर्ट इंटीरियर्स में समर टेम्परेचर्स हायर और विंटर मंथ्स रादर कोल्ड होते हैं। डायगोनल टेम्परेचर रेंज बहुत ग्रेट होती है। विंटर्स की रात में फ्रॉस्ट हो सकता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कोस्ट के मुकाबले इंटीरियर्स में ज्यादा होती है। हाँ, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर के कारण। ये यूपीएससी 2013 का पॉइंट है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट्स की बात करें तो इनकी लोकेशन 30 डिग्रीज और 50 डिग्रीज NNS के बीच है। कई प्लेटोज पर पाए जाते हैं। क्लाइमेट कंडीशंस में ये रेन बेरिंग विंड से कट ऑफ होते हैं। रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर। कभी कभी डिप्रेशंस एशियाटिक कॉन्टिनेंटल मास को पेनिट्रेट करते हैं, या अनएक्सपेक्टेड कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स समर में रेन और विंटर में फॉल्स लाते हैं। रेनलेस होने के 2 कारण हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी जैसे गोबी डेजर्ट में, या रेन शैडो इफेक्ट जैसे पैटागोनियन डेजर्ट में। पैटागोनियन डेजर्ट लॉफ्टी एंडीव के लीवर्ड साइड यानी रेन शैडो पोजीशन पर होने के कारण ड्रायर है। वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट में ज़ेरोफिटिक या ड्रॉट रेजिस्टेंट स्क्रब्स, ग्रासेस एंड प्लांट्स मिलते हैं। मोस्ट डेजर्ट श्रब्स में मॉइस्चर गैदर करने के लिए लॉन्ग रूट्स होती हैं। फ्यूअर नो लीव्स होते हैं। मॉइस्चर लॉस रोकने के लिए फोलिएज वैक्सी, लेदरी, हेयरी या नीडल शेप्ड होती है। इकोनॉमी ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट में माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के कैलगोली, कोलगाडी में गोल्ड माइनिंग होती है।
कैलाहारी में डायमंड्स एंड कॉपर, एटाकामा में सोडियम नाइट्रेट एक्सट्रैक्शन, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मेक्सिको में सिल्वर, यूटा में यूरेनियम और नेवाडा में कॉपर मिलता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन भी प्रमुख है सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट्स में, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, लिबिया, लेबनान, नाइजीरिया। ट्राइब्स की बात करें तो बेडुइन जो अरब्स हैं, बुशमैन कैलाहारी में, बिंदीबू ऑस्ट्रेलिया में, टुआरग सहारा में और गोबी मंगोल्स गोबी में पाए जाते हैं। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कहा जाता है। देखिए, इस क्लाइमेट की लोकेशन और कॉजेज को समझना बहुत जरूरी है। ये एसेंशियली कॉन्टिनेंटल मासेस के वेस्टर्न पोर्शन में कन्फाइंड है। अगर हम इसका एक्सटेंट देखें तो ये 30 एंड 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर के बीच होता है। और इसका बेसिक कॉज है शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स। हाँ, यही इसका फाउंडेशनल रीजन है। अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सोर्स में जो फिगर रेफरेंस दिया है उसको एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। एरियाज काफी स्पेसिफिक हैं, जैसे अराउंड मेडिटेरेनियन सी, सेंट्रल चिली, कैलिफोर्निया, साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ अफ्रीका और उसके साथ ही सदर्न एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया भी। राइट। अब अगर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को ब्रेक डाउन करें तो क्या पैटर्न्स दिखते हैं हमें? टेम्परेचर यहाँ काफी इंटरेस्टिंग है। समर एवरेज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और विंटर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। प्रेसिपिटेशन लगभग 35 to 90 सेंटीमीटर्स के बीच है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा पॉइंट हाईलाइट करना है वो है यहाँ की ड्राई वार्म समर और रेनफॉल इन विंटर। समर ड्राई और विंटर वेट, यानी इसके पीछे विंड्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। ऑफशोर ट्रेड विंड्स के कारण यहाँ समर वार्म और ड्राई होती है। ऑफशोर का मतलब है हवा लैंड से ओशन की तरफ जा रही है, लेकिन विंटर में ऑन शोर वेस्टर्लीज के कारण रेनफॉल होती है। ऑन शोर मतलब ओशन से लैंड की तरफ आने वाली विंड। हवा की बात हो ही रही है तो लोकल विंड्स का सेक्शन काफी लंबा है यहाँ। जैसे सिरोको एक हॉट ड्राई डस्टी विंड है फ्रॉम सहारा, जिसके अलग अलग रीजनल नेम्स हैं। हाँ, और ये नेम्स मैच द फॉलोइंग में आते हैं। एग्जैक्टली। एलिशा में इसको चिली कहते हैं, लीबिया में घिबली, स्पेन में लिवेचे, इजिप्ट में खमसीन और एड्रियाटिक एंड इजीन सी के आसपास इसे गर्बी कहते हैं। हॉट विंड्स के अलावा कोल्ड विंड्स का भी जिक्र है, जैसे मिस्ट्रल। ये नॉर्थ से आती है और फ्रांस की रोन वैली में रशिंग डाउन इफेक्ट क्रिएट करती है। इसकी इंटेंसिटी एल्प्स और सेंट्रल मासिव के बीच फनलिंग इफेक्ट से और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है। सही कहा। और इसके अलावा बोहरा है, जो एक कोल्ड नॉर्थ ईस्टली विंड है इन एड्रियाटिक सी, और ट्रामोंटेनन ग्रेगैले हैं, जो कोल्ड विंड्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी हैं। इन विंड्स का और वेदर का डायरेक्ट असर वहां के वेजिटेशन पर पड़ता है। श्रब्स के रीजनल नेम्स भी एग्जाम के लिए क्रूशियल हैं। साउथ फ्रांस में माकीज, इटली में माकिया, कैलिफोर्निया में चापरल और ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस डोमिनेट करने वाला माली। साथ ही कैलिफोर्निया के जायंट सिकोयाज और रेडवुड्स और स्पीशीज लाइक पाइन्स, फर्स, सीलस का जिक्र है। यहाँ एसेंशियली बुशेस एंड श्रब्स प्रीडोमिनेंट हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट ड्राई समर्स वाला है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी स्पेशलाइज्ड है। हाँ, इसे वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड्स कहा जाता है सिट्रस फ्रूट्स के लिए। सन के ऑरेंजेस कैलिफोर्निया से, सिविल ऑरेंजेस स्पेन से और जाफा ऑरेंजेस इजराइल से आते हैं। वाइटिकल्चर यानी वाइन प्रोडक्शन भी यहाँ बहुत ह्यूज है। राइट, शेरी इन स्पेन, पोर्ट वाइन इन पोर्चुगल, चियांटी, अस्ती एंड मार्साला इन इटली और शैंपेन, बोडो एंड बर्गंडी इन फ्रांस। और नट बेयरिंग ट्रीज भी हैं, जैसे चेस्टनट्स, वॉलनट्स, हेजलनट्स और आलमंड्स। इन सबके साथ एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ी है यहाँ। कैटल रेयरिंग। माउंटेन पास्चर्स में शीप, गोट्स और कैटल को रेयर किया जाता है। यहाँ ट्रांसह्यूमन्स का कॉन्सेप्ट डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ट्रांसह्यूमन्स का मतलब है मूविंग अप एंड डाउन द हिल्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स। एकदम क्लियर। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन से आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट मेजर क्लाइमेट टाइप पर आते हैं, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जिसे स्टेपिक क्लाइमेट भी कहते हैं। स्टेपिक क्लाइमेट वेस्टर्ली विंड बेल्ट में आता है, लेकिन मैरीटाइम इन्फ्लुएंस से रिमोट होने की वजह से यहाँ के ग्रासलैंड्स प्रैक्टिकली ट्रीलेस हैं। ये क्लाइमेट बिटवीन 40 डिग्री एंड 55 डिग्री NNS ऑफ द इक्वेटर मिलता है। फिगर डिस्ट्रीब्यूशन में इन ट्रीलेस ग्रासलैंड्स के काफी सारे रीजनल नेम्स दिए हैं। यूरेशिया में स्टेप, हंगरी में पुस्ताज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे में पैम्पस। और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी नेम्स हैं। हाँ, नॉर्थ साउथ अफ्रीका में बुशवेल्ड, सदर्न साउथ अफ्रीका में हाई वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। अगर क्लाइमेट डिटेल में देखें तो यहाँ वार्म टू हॉट समर्स होते हैं, ऑफन एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोल्ड विंटर्स होते हैं। यहाँ UPSC 2013 का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें पूछा गया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नेवर सिवियर। उसके विंटर्स माइल्ड होते हैं क्योंकि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है। और प्रेसिपिटेशन यहाँ 25 to 75 सेंटीमीटर होती है। समर रेनफॉल इसमें मैक्सिमम होती है, जो कन्वेक्शनल सोर्सेज से आती है, जब कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स हीटेड होते हैं। विंटर रेनफॉल लेसर होती है, जो ओकेजनल डिप्रेशंस ऑफ द वेस्टर्लीज से आती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में वार्म ओशन करंट्स की वजह से मैरीटाइम इन्फ्लुएंस और बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिससे ग्रेटर रेनफॉल होती है। सही कहा। एक इंटरेस्टिंग लोकल हॉट विंड है नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज में, जिसको शिनूक कहते हैं। इसको स्नो ईटर भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये स्नो कवर्ड पैस्चर्स को मेल्ट कर देती है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। बिल्कुल। अब अगर वेजिटेशन पर वापस आएं तो ग्रासलैंड्स प्रैक्टिकली ट्रीलेस जरूर हैं, पर ग्रास काफी न्यूट्रिशियस है,
जो लाइफ स्टॉक रियरिंग को प्रमोट करती है। ग्रासेस शॉर्टर होती हैं बट ऑल्सो वायरी एंड स्पार्स। एशिया के कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में जो एरिड एरियाज हैं, वहां ये वायरी ग्रासेस एरेबल फार्मिंग की जगह रांचिंग को फेवर करती हैं। और जैसे हम पोलवर्ड्स मूव करते हैं, इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन की वजह से वुडेड स्टेप्स और कॉनिफर्स अपीयर होने लगते हैं। यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी प्योरली एग्रीकल्चर और हर्डिंग ड्रिवन है। एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड व्हीट कल्टिवेशन, नोमैडिक हर्डिंग और पैस्टोरल फार्मिंग यहाँ का हॉलमार्क है। इसी व्हीट प्रोडक्शन की वजह से इन एरियाज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड से आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल पर, जो है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कॉमनली नोन एज चाइना टाइप। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसूनल क्लाइमेट है जो ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स में मिलता है। इसका मेन फीचर ये है कि समर में मॉइस्ट मैरिटाइम एयर फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक सेल्स का इन्फ्लुएंस होता है। इस वजह से यहाँ वार्म मॉइस्ट समर एंड कूल ड्राई विंटर देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम इन्फ्लुएंस है और स्मॉल एनुअल टेम्परेचर रेंज होती है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है 60 to 150 सेंटीमीटर्स। समर में कन्वेक्शनल सोर्सेज और ओरोग्राफिक रेन, और विंटर में डिप्रेशंस के थ्रू। साथ ही लोकल स्टॉर्म्स आते हैं जिनमें टाइफून्स और हरिकेन्स प्रोमिनेंट हैं। इसको सोर्स में 3 मेन टाइप्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला है चाइना टाइप, जो सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना और साउथ जापान में है। ये टेम्परेट मॉनसूनल है जहां ग्रेट एनुअल टेम्परेचर रेंज है, रेन इन समर एंड विंटर, और लेट समर में टाइफून्स आते हैं। दूसरा है गल्फ टाइप इन साउथ ईस्टर्न यूएसए, जहां स्लाइट मॉनसूनल इफेक्ट है, नो डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड, और हरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज आते हैं। और तीसरा नेटल टाइप, राइट, निटल ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ब्राजील, पैराग्वाय, यूरुग्वे और नॉर्दर्न अर्जेंटीना में। नेटल टाइप के रेफरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करना है कि सदर्न हेमिस्फीयर के ऑल वार्म ईस्टर्न टेम्परेट मार्जिन्स में डोमिनेंस ऑफ मैरिटाइम इन्फ्लुएंस होता है। लैंड मास कम होने की वजह से यहाँ वेदर एक्सट्रीम्स नहीं होते। वेजिटेशन काफी लाश है। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट और लोलैंड्स में डेसिडुअस हार्डवुड ट्रीज हैं। हाईलैंड्स में कॉनिफर स्पीशीज जैसे पाइन्स और साइप्रसेस। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ नो ड्राई और कोल्ड सीजन्स, इसलिए अनइंटरप्टेड पेरिनियल प्लांट ग्रोथ पॉसिबल होती है। यही रीजन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के मामले में ये मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मिडिल लैटिट्यूड्स बन जाते हैं। ये वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइस ग्रोइंग एरियाज हैं। शुगर केन, कॉटन, टोबैको, मेज, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत हैवी क्वांटिटी में ग्रो होते हैं। टिम्बर प्रोडक्शन भी मैसिव है। चाइना इन सदर्न जापान में ओक और कैम्फो, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस, और गल्फ स्टेट्स में लोलैंड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। यहाँ की लोकल विंड्स भी काफी फेमस हैं। साउथर्ली बस्टर एक कोल्ड विंड है ऑस्ट्रेलिया में, जो एनएसडब्ल्यू एंड विक्टोरिया को इम्पैक्ट करती है। पंपेरो एक कोल्ड ड्राई विंड है अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे में। और बर्ग एक हॉट एंड ड्राई विंड है साउथ अफ्रीका में, जो हेवी प्रेसिपिटेशन लाती है नटाल में। अब यहाँ से हम वेस्टर्लीज के जोन में प्रॉपर्ली एंटर करते हैं, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट में, जिसको ब्रिटिश टाइप भी कहते हैं। ये क्लाइमेट ब्रॉडली ब्रिटेन, नॉर्थ यूरोप, ब्रिटिश कोलंबिया इन यूएसए, सदर्न चिली, टेस्मेनिया और मोस्ट पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड में फाउंड होता है, रफली 40 डिग्रीज एंड 65 डिग्रीज एन एंड एस के बीच। इसे मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट भी कहते हैं। इन एरियाज में परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज रहता है। फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी टिपिकल ऑफ ब्रिटेन यहाँ का फीचर है। हाई मैरिटाइम इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दिखता है, इसलिए विंटर्स माइल्ड और समर्स कूल रहते हैं। मीन एनुअल टेम्परेचर 5 to 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच, और यहाँ एक स्पेसिफिक यूपीएससी 2024 टैग दिया गया है सोर्स में। हाँ, वो टैग एक्सप्लिसिटली इस पॉइंट के लिए है कि यहाँ स्लाइट विंटर और ऑटम मैक्सिमम फ्रॉम साइक्लोनिक सोर्सेज होता है। इस क्लाइमेट की सबसे बड़ी खासियत है कि सीजन्स डिस्टिंक्ट हैं। विंटर शॉर्ट एंड माइल्ड है ड्यू टू नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। स्प्रिंग इज ड्राइएस्ट, summer is warm, sunny and long, और autumn is characterized by gusty winds. ये conspicuous 4-season cycle इस climate की real characteristic है। वेजिटेशन इस 4 सीजन के साइकिल को अडेप्ट कर चुकी है। Deciduous trees occur in pure stands. Higher mountains में deciduous trees are replaced by conifers. Deciduous trees की adaptation ये है कि वो shed leaves in winters to protect against snow and frost. यहाँ valuable temperate hardwood मिलते हैं, जैसे oak, elm, birch, beech, poplar, willows, alder, aspen, etc. Economic activity में market gardening और mixed farming आती है। Mixed farming यानी rearing of animals and cultivation of crops together. साथ में sheep rearing का पॉइंट है, जिसमें यूपीएससी 2012 टैग हाईलाइट किया गया है। फिशिंग इन ब्रिटेन, नॉर्वे, ब्रिटिश कोलंबिया एक बड़ी इंडस्ट्री है, और क्रॉप्स एंड डेयरी फार्मिंग में वीट, बार्ली, एडवांस्ड डेयरी प्रैक्टिसेस कवर होती हैं। इस डोमिनेंट मैरिटाइम इन्फ्लुएंस से निकलकर हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जिसे लॉरेंशियन टाइप भी कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्लाइमेट है बिटवीन ब्रिटिश एंड साइबेरियन टाइप। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये सिर्फ 2 रीजन्स में फाउंड होता है। नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जिसमें ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, न्यूफीलैंड आते हैं, और ईस्टर्न कोस्टलैंड्स ऑफ एशिया, जिसमें ईस्टर्न साइबेरिया, नॉर्थ चाइना, मैंचूरिया, कोरिया, नॉर्दर्न जापान आते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि सदर्न हेमिस्फीयर में दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एब्सेंट। बिल्कुल, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में मिड लैटिट्यूड्स के अंदर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया जैसा लार्ज कंटिन्यूअस लैंडमास नहीं है।
क्लाइमेट फीचर्स में यहाँ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड मैरिटाइम क्लाइमेट मिक्स होते हैं। कोल्ड ड्राई विंटर्स एंड वार्म मॉइस्ट समर्स। विंटर टेम्परेचर्स वेल बिलो फ्रीजिंग रहते हैं, पर समर्स वार्म एज ट्रॉपिक्स होते हैं। आर्कटिक ऑफशोर कोल्ड करंट्स समर को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। रेनफॉल यहाँ 75-150 सेंटीमीटर है और इसका मैक्सिमम ड्यूरिंग समर होता है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ड्यू टू अटलांटिक इन्फ्लुएंस एंड ग्रेट लेक्स, जबकि एशियाटिक रीजन्स में फार लेस यूनिफॉर्म है, समवॉट सिमिलर टू ट्रॉपिकल मानसून। जैसे जापान में साउथ ईस्ट मानसून इन समर और नॉर्थ वेस्ट मानसून इन विंटर रेन लाती है। वेजिटेशन के अंदर कॉनिफरस ट्रीज नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री एन और डेसिजुअस साउथ ऑफ 50 डिग्री एन मिलते हैं। ओक, बीच, मेपल, बर्च मेजर स्पीशीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ लंबरिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चर लेस इंपॉर्टेंट है ड्यू टू सिवेरिटी एंड लेंथ ऑफ विंटर। फिशिंग पर्टिकुलरली इन द ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यूफाउंडलैंड बहुत मैसिव है। और अब हम आते हैं टाइगा की एक्सट्रीम कंडीशंस पर। द कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यानी साइबेरियन क्लाइमेट। ये क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ अमेरिका में अलास्का, अक्रॉस कनाडा इनटू लैब्राडोर और यूरोप एंड एशिया में बिटवीन 50 डिग्री एंड 70 डिग्री एन ऑफ द इक्वेटर मौजूद है। टेम्परेचर यहाँ ब्रूटल हो जाता है। ब्रीफ वार्म समर्स होते हैं 20-25 डिग्री सी और लॉन्ग एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स जहां मर्क्यूरी -30 to -40 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप करता है। इन्हीं विंटर्स में ओकेजनल वायलेंट कोल्ड पोलर विंड्स चलती हैं, कैनेडियन ब्लिजर्ड्स और यूरेशियन बुरन। रेनफॉल रिलेटिवली ड्राई ईयर राउंड रहती है। लो एनुअल प्रेसिपिटेशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो आती है। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में वेजिटेशन काफी रिस्ट्रिक्टेड है। मॉसेस, लाइकेंस, स्लजेस शेल्टर्ड स्पॉट्स में ही उग पाते हैं। स्टंटेड बर्चेस, ड्वार्फ विलोज, हार्डी ग्रॉसेस और रेंडियर मॉस हैं। यहाँ टंड्रा, ताइगा यानी बोरियल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स अडेप्टेड टू हार्श कंडीशंस मिलती हैं। कॉनिफर्स के पास सर्वाइवल के लिए स्पेसिफिक एडेप्टेशंस हैं, लाइक कॉनिकल शेप, थिक नीडल शेप्ड लीव्स, और यहाँ पॉड्जोलाइज सॉइल्स मिलती हैं जो काफी एसिडिक और न्यूट्रिएंट पोर होती हैं। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री कनाडा एंड यूएसए में डोमिनेट करती है। एग्रीकल्चर नेचुरली चैलेंजिंग है यहाँ, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन लिमिट सेट कर देते हैं। इस सीरीज का आखिरी मेजर जोन है आर्कटिक और पोला और टुंड्रा क्लाइमेट। ये एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस वाला एरिया है विद लॉन्ग विंटर्स, कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ टॉल ट्रीज और फॉरेस्ट्स। टेम्परेचर बहुत हार्श है, विंटर्स ऑफन बिलो -37 डिग्री सेल्सियस और समर्स ब्रीफ होती हैं, रियली एक्सीडिंग 10 डिग्री सेल्सियस। प्रेसिपिटेशन जनरली लो है, लिमिटेड मॉइस्चर इन फॉर्म ऑफ स्नो एंड ओकेजनल फ्रीजिंग रेन। जो थोड़ी बहुत समर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन आती है वो एज रेन और स्लीट होती है। चुंद्रा वेजिटेशन entirely limited to hardy, low-growing plants, mosses and lichens. परमाफ्रॉस्ट की वजह से डीप रूटेड प्लांट्स की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कोस्टल लोलैंड सपोर्ट हार्डी ग्रासेस एंड रेनडियर मॉस। ब्रीफ समर ब्लूम के टाइम स्नो मेल्ट होती है, जिसको आर्कटिक प्रेरीज कहते हैं। इन कंडीशंस में ह्यूमन इनहैबिटेंट्स का लाइफस्टाइल सेमी नोमैडिक होता है। एस्किमोज, लैप्स एंड समोइड्स इस रीजन में रहते हैं और सर्दियों में कॉम्पैक्ट इग्लूज में गुजारा करते हैं। ह्यूमन अडेप्टेशंस का लेवल सच में इनक्रेडिबल है ज्योग्राफी में, और इसी अडेप्टेशन और ज्योग्राफी के इंटरप्ले का एक ब्रिलियंट एग्जांपल सोर्स के लास्ट सेक्शन में दिया है। बॉक्स आइटम PW+ व्हेन फॉग बिकम्स अ वाटर सोर्स। एक थिक फॉग बहुत कॉमन है, जिसको कैमनचाका कहते हैं। होता यह है कि कोल्ड ओशन करंट्स मॉइस्ट एयर को कूल कर देते हैं, जिससे रेन की जगह से फॉग बनती है। वहां के लोग मैश नेट्स सेटअप करते हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स को ट्रैप करने के लिए। इट शोज कि कैसे ड्राइएस्ट रीजन्स भी एयर से वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। ओशन करंट्स का इंपैक्ट ट्रूली ग्लोबल और डीपली लोकल दोनों होता है। सही कहा। और एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग थॉट बनता है। अगर ओशन करंट्स का इम्पैक्ट इतना मैसिव है कि वो अटकापा डेजर्ट में फॉग से वाटर हार्वेस्ट करवा सकते हैं और यूरोप के विंटर को माइल्ड रख सकते हैं, जैसा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करता है, तो सोचिए क्लाइमेट चेंज से इन ओशन करंट्स का डिसरप्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी और ह्यूमन सर्वाइवल को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। इसे अपने रिवीजन में जरूर एक्सप्लोर करें। Stay connected for the next topic. कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यूपीएससी सिविल 360 साइनिंग ऑफ।